नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने इसके पहले 5 लेक्चर हम लोगों ने कवर किए हैं और 5 लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने संपूर्ण लगभग सारी वैदिक सभ्यता हम लोगों ने कवर कर ली है। और इसके पहले जो वीडियो था वो हम लोगों ने इसके समाज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उसकी राजनीतिक इकाई हो गया। फिर आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसकी आर्थिक इकाई या फिर आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। और स्त्रियों की दशा कैसी थी, हम लोग को सारा पता। परिवार जो हम लोगों ने समाज पढ़ा है उसके अंतर्गत हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि वहाँ का समाज कैसा था, परिवार कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, विनिमय प्रणाली उनकी कैसी, मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। और जो भी चीज़ें था, पैसे परिवहन हो गया, हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों ने अच्छे से कवर किया उस चीज़ को। तो आज हम लोग इसकी आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे और हम लोग आर्थिक स्थिति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम लोग इस कैसे पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति। तो अगर किसी भी सभ्यता की अगर हमें आर्थिक स्थिति पता करनी हो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं या फिर जैसे हम लोग पढ़ने का तरीका है कि इसके बारे में जब समाज की बात कर रहे थे तो हमने ये बात कही थी कि अगर हम किसी अगर समाज के बारे में हम लोग को पता करना है तो हम लोग उसको कैसे पता करेंगे कि वहाँ का जैसे परिवार हो गया, फिर या फिर वहाँ पे जो कृषि कार्य हो गए, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। जैसे स्त्रियों की दशा हो गई है, और जो वहाँ पे जो जैसे जन हैं या फिर कबीले हैं, उनके जो राजा हैं, सहायक हैं, मतलब आज चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी जिससे हम लोगों को पता चला। या फिर वहाँ के व्यापारिक संबंध कैसे थे, हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा। तो उसी से हमें पता चलता है जैसे समाज के बारे में, फिर समाज वहाँ पे का कैसा था। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे या फिर वैदिक कालीन जो आर्थिक स्थिति थी, तो इस पर हम लोग कुछ पॉइंट हैं उस पर चर्चा करेंगे। और लगभग सारी जो क्वेश्चंस बनते हैं या फिर सारे जो आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कृषि कृषि से मतलब वहाँ पे आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत थी, या फिर पशुपालन, क्योंकि क्या था कि जो कृषि थी वहाँ पे मेन कृषि नहीं थी। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो मेन वैदिक सभ्यता में कृषि नहीं थी। जो कृषि का अगर बात करें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ पे मेन कृषि थी और व्यापार था। तो पूर्णतः मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता वो व्यापार पे थी। वहाँ पे व्यापार वाणिज्य हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छे अच्छे उनके जो चीज़ें थी वो हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और यहाँ की बात है तो जो कृषि यहाँ का जो द्वितीयक सबसे आप बोल सकते हैं कि सबसे मतलब जो इनका जो प्रथम पेशा था वो पशुपालन था, और जो इनका द्वितीय पेशा था वो कृषि करते थे। तो नंबर 1 पे इनका पशु आ जाएगा। और पशुओं में हम लोगों ने बात करी थी गाय की। तो गाय को ये लोग मतलब एक संपत्ति के रूप में देखते थे, या फिर यहाँ कोई मुद्रा तो थी नहीं, तो किसी भी चीज़ का विनिमय करने के लिए वो गाय का ही प्रयोग करते थे। या फिर गाय हो गया, फिर किसी चीज़ के बदले वस्तु के बदले वस्तु का वो क्रय विक्रय करते थे। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद कृषि हो जाएगा, फिर पशुपालन, फिर परिवहन, विनिमय प्रणाली, आज चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और शिल्प, उद्योग, धंधे, जो भी चीज़ें हैं हम लोग आज देखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि। तो हम लोग का जो पढ़ने का तरीका है, तो हम लोग दोनों जो हैं, या उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, जो दोनों को साथ में लेके चलते हैं। और ये चीज़ अब हम लोग बात नहीं करेंगे कि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना था और पूर्व वैदिक काल का, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली है इसकी। तो जो अगर हम बात करें इस चीज़ की कि वहाँ पे कृषि क्या मतलब जो कृषि थी या फिर जो भी था जो था, तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि मतलब स्थायित्व जो हमें देखने को, अगर हम बात करें जो इसमें स्थायित्व की बात करें, तो अगर हम वहाँ के समाज की बात करें तो समाज जो वहाँ का था, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था। तो समाज के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था हमारा जन आता था, फिर हमारा विश्व, फिर हमारे यहाँ पे जो ग्राम आता था, फिर हमारे यहाँ के ग्रह आते थे। ये चीज़ हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में पढ़ी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग पिछला वाला वीडियो अच्छे से देखिए और उसके साथ में नोट्स बनाइए और नोट्स अपने पास में रखिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। तो समाज इन पार्टों में डिवाइड था। तो जो वहाँ पे विष था, तो हाँ, जो विष था तो उसका जो मेन होता था वो विस्पति होता था। अगर हम ग्राम की बात करें तो ग्राम का जो मेन होता था वो उसको ग्रामीणी बोलते थे, और जो जन का जो होता था उसे हम लोग जनस्व गोपा मतलब आदि नामों से उसको हम लोग जानते थे। और जो ग्रह का होता था उसे ग्रहपति कहते थे। इन चीज़ों में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको हम लोग देखते हैं जो पूर्व वैदिक काल है। तो इस यहाँ के जो अगर आर्थिक जीवन की बात करें तो समाज जो था यहाँ पे दो वर्गों में डिवाइड हुआ था। एक आपका ये बोल लीजिए ग्रामीण था और कबीलों में डिवाइड था। और आगे जाके भी ये जो जन थे या फिर कबीले थे तो वो अभी आगे जनपद बनेंगे, और जो जनपद हैं वो कन्वर्ट होके महाजनपद बनेंगे। तो इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आज लास्ट वीडियो, तो इसके बाद हम लोग महाजनपद ही स्टार्ट करेंगे। और 2-3 दिन में इसके क्वेश्चन आंसर हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लेना, तो लगभग सारा ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्थायित्व मतलब उतना
अगर बात करें तो उतना नहीं देखने को मिलता है। अगर कृषि मतलब बहुत अच्छे अगर उसकी बात करें उत्पादन में वृद्धि हुई है तो वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। यहाँ पे कृषि में उतना अच्छा मतलब जो पूर्व वैदिक काल है वहाँ पे हमें उतनी अच्छी कृषि की चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना मतलब स्थायित्व तो हो गया था लेकिन उतना यहाँ पे वो चीज़ ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ जो मेन चीज़ें थी हमने बोला ना पशु, तो पशुओं पे ज़्यादा मतलब यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। और अगर बताएं ये भी लिखा हुआ है देखो, द्वितीय जो इनका पेशा था, द्वितीय पेशा इनका ये था कृषि, और प्रथम पेशा इनका पशुपालन था। जो एक अश्विनी है, कहते हैं कि अश्विनी ने मनु नामक जो एक व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो प्रथम मनुष्य जिसको कहते हैं मनु को हल चलाना सिखाया था। किसने सिखाया था? अश्विनी ने सिखाया था। इस चीज़ की जो अगर हम बात करें चर्चा, अगर बात करें कि कृषि की चर्चा हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, पहला मंडल हो जाता है, चौथा मंडल और 10वें मंडल में लगभग 57 सूक्त है, और जो 57 सूक्तों में और उसमें टोटल 24 मंत्र जो हैं वो कृषि के लिए हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं इस चीज़ की। तो उत्तर वैदिक काल में हो जाएगा इस चीज़ को। तो अगर उत्तर वैदिक काल की हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में मतलब कृषि का महत्व बढ़ने लगता है, क्योंकि कृषि का महत्व बढ़ने के 2-3 कारण हो सकते हैं। यहाँ पे कृषि का महत्व इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोहे की खोज हो जाती है। तो जो हल जो पहले लकड़ी का हल था वो मतलब लोहे में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इनके मतलब क्षेत्रा जो है ना, जो मतलब अगर बात करें क्षेत्र की, तो क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाता है। तो जो क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, या फिर आप ये बात कर लीजिए कि मतलब मैंने इसके पहले बात करी है कि राजाओं के द्वारा जीते जाते थे, और जीतने के बाद या फिर राजा ने किसी को दे दिया तो उस चीज़ पे उनका वो निजी संपत्ति हो जाती थी, तो उस पर वो लोग अच्छे से मतलब चीज़ें करते थे और काफ़ी अच्छा मतलब उत्पादन कर लेते थे। इस चीज़ की हमें यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में इस चीज़ हमें देखने को मिलती है, और स्थायित्व भी आ जाता है। ये चीज़ें हमें ऐतरेय ब्राह्मण में अन्न को ही ब्रह्म कहा गया है, इस चीज़ से हमें ये चीज़ें अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अतरंजी खेड़ा, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वीडियो में बात किए थे कि एटा के अतरंजी खेड़ा में लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, तो जिससे मतलब दोनों का जो टाइम पीरियड था वो डिवाइड हो जाता है। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यहीं से डिवाइड होते हैं, क्योंकि जो पूर्व वैदिक काल है वहाँ पे लोहे का प्रयोग हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे का भरपूर प्रयोग देखने को मिल रहा है। अभी आगे चल के और ज़्यादा मात्रा में हमें लोहे का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कुछ शब्द हैं जिनको मतलब उन लोगों ने मतलब प्रयोग करते थे, जैसे अगर उर्वरक की बात करें तो वहाँ पे उर्वरा शब्द का प्रयोग होता था। जो पड़ती ज़मीन होती थी वहाँ पे उनको क्या है, खिल्प बोलते थे। जुता हुआ जो खेत होता था, जैसे जुते हुए खेत को वो क्षेत्र बोलते थे। और जो जुते हुए खेत की अगर बात करें, जैसे अगर ऐसे खेत है, ये ऐसे ऐसे जुता हुआ है, तो जो इनकी ये लाइनें थी ना, इन हल की जो रेखा को वो सीता कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये वो वाली सीता नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि सीता जो मतलब जो हमारा यहाँ पे ऋग्वेद काल में सीता किस चीज़ को बोलते थे। हल जो होता था ना, हल के द्वारा खींची गई जो लाइनें होती थी उनको सीता कहा जाता था। तो यौ को जौ बोला जाता था। धान होता था, धान शब्द का प्रयोग वो करते थे, संपूर्ण अनाज के लिए धान शब्द का प्रयोग करते थे। खलिहान हो जाते थे, खलिहान को वो खल बोलते थे। हैं, जो हल वाहा होता था उसको किवासा बोला जाता था। बैल को वृक बोलते थे। हल जो होता था, हलवाहा को किवासा और हल को लागल बोलते थे। खाद को वो करिस बोलते थे। और जो कोठार होता है या फिर जो जिसमें वो अन्न रखते थे, जिसमें अन्न हम लोग भर के रखते हैं, आगे जो कोठी वोठी हम बोलते हैं, तो कोठी को वो लोग स्थिवी बोलते थे। तो अब ये चीज़ें हमें आगे अगर हम बात करें तो अथर्ववेद में बहुत से मंत्र हैं जो मतलब कृषि के लिए प्रयोग होते हैं। तो आगे जो कृषि का मतलब मैंने बोला कृषि का महत्व बढ़ता है, तो जो अथर्ववेद जो उत्तर वैदिक काल में बढ़ता है तो वहाँ पे अथर्ववेद हमें देखने को मिलेगा। जैसे जो फसल में जो कीट अगर लग गया तो उसके लिए वो मंत्र अलग अलग मतलब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आगे हमें ये भी देखने को मिलता है, जो हमारे यहाँ पृथ्वीवैन्य थे वो पहले कृषि इंजीनियर हैं, और राजा जनक ने भी आगे चलकर मतलब हल जो है ना अपने हाथों से उन्होंने हल चलाया था। तो इस ये मतलब सारी चीज़ देखने के बाद मतलब ये हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आते आते कृषि मतलब कृषि पे ही ज़्यादा वो लोग फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि उतना उस पर करते हैं जो पहले जो था पशु पे था। तो अब आगे देखते हैं। तो अगर अब आगे पशुपालन की बात करें तो संपत्ति का देवता वो बोलते थे पशु को, क्योंकि मैंने बोला ना क्रय विक्रय का कोई वो नहीं था उनका। तो क्रय विक्रय का कोई वो नहीं होने के कारण, कोई मुद्रा नहीं होने के कारण, वो का मतलब कोई मुद्रा नहीं होने के कारण वो लोग पशुओं का भी या फिर कोई चीज़ हो गई है ना, कोई मतलब वस्तु का जो भी आदान प्रदान करके वो अपना क्रय विक्रय करते थे।
और जो प्रमुख पशु गाय था उसको अधन्या के, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो वैदिक काल है या फिर वैदिक सभ्यता में अधन्या किसको मतलब किस चीज़ को बोला गया है, तो अधन्या वहाँ पे गाय को बोला गया है। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ वहाँ वो देखने को मिलेगा आपको, जानवर या पशुपालन पशु देखने को मिलेगा, तो वो वहाँ पे घोड़ा देखने को मिलेगा। जो अन्य प्रमुख उनके थे तो वो कार्य थे पशुओं से वो लेते थे, जिसमें यातायात आ जाता था, विनिमय आ जाता था, खाद्यान्न आ जाता था, तो खाने में भी प्रयोग करते थे पशुओं का, भी बकरी वकरी हो गया। तो मांसाहारी शाकाहारी, इसके पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं, मांसाहारी थे कि शाकाहारी थे या फिर मनोरंजन कैसे करते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग समाज में पढ़ चुके हैं। तो हमने बोला ना कि इसके पहले कि आप लोग नोट्स बनाते चले और नोट्स को अपने साथ में ले रख के अगर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये और कृषि में भी सहायक होता था, मतलब खेत को जोतने वोतने में और काफ़ी चीज़ों में वो लोग, जैसे पानी निकालना है तो पानी निकालने में भी वो जैसे बैल का वो बना करके वो चीज़ें वो करते थे। तो आगे अगर देखते हैं तो गाय और बैल आदि जो सभी उनकी चीज़ें थी। हाँ, ये मतलब दो जो उनको देखने को मिलती है, जैसे हाथी और बाघ हो गया। तो हाथी और बाघ की जानकारी जो ऋग्वेद में उनको नहीं थी, है वो हाथी और बाघ से अनभिज्ञ थे, उनकी जानकारी नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनको इस चीज़ की भी जानकारी हो जाती है कि हाँ, हाथी और बाघ को मतलब समझ सकते हैं, अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हाथी है या बाघ है। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बाकी सारे जो हैं जानवर वो सेम थे, गाय हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ऊँट हो गया, बाकी सारी चीज़ें थी। बस ये हाथी बाघ को नहीं पहचानते थे और वो बाद में पहचान रखते हैं, बाकी चीज़ें समान स्थिति में थी। ठीक है, आगे देखते हैं। शिल्प और या उद्योग की बात करते हैं तो शिल्प या उद्योग में देखते हैं तो वो लोग वस्त्र उद्योग करते थे। हाँ, कि मतलब कपास के मतलब उनको जानकारी नहीं थी कि वो मतलब कपास का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन ऊन का उन्हें ज्ञान था। ठीक है, ऊन का ज्ञान था। और सीवी कपड़ा बुनने वाली जो चीज़ें हैं, मतलब वो या फिर कपड़ा बुनने वाला जो चीज़ है ना, मैंने इसके बाद मतलब एक बात करी थी सीवी जनपद की या फिर सीवी जन की बात करी थी। तो वहाँ पे कपड़ा बुनने वाला जो वो हमें देखने को मिलता है, उसको आप कारखाना बोल लीजिए या फिर कुछ भी बोल लीजिए, वो वहाँ पे हमें वो चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। ठीक है, और जो बासनी संहिता होगी या फिर तैत्रीय ब्राह्मण में इस चीज़ का उल्लेख हमें देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं। अब आगे है धातु है। इसके पहले हम लोग वस्त्र उद्योग देखें, अब धातु उद्योग की अगर बात करें, धातु उद्योग जो था, धातु उद्योग में हम लोग देखेंगे जो अपस शब्द है, अपस शब्द काता और तांबा में प्रयोग होता था, है? और हाँ, एक बात है, जैसे अगर ऋग्वेद की बात कर रहे हैं तो ऋग्वेद में जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में चांदी जो वर्ड है ना, चांदी हो गया फिर लोहा हो गया, ये दो चीज़ों की जानकारी उनको नहीं थी या फिर वो ये दो चीज़ों का प्रयोग नहीं करते थे। अभी आगे चल के जब हमारे उत्तर वैदिक काल आप बात कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे, तो उत्तर वैदिक काल में भी केवल लोहे की इनको जानकारी होती है, यहाँ तक कि चांदी की जानकारी उनको नहीं रहती है। तो ये चीज़ आप निकाल, अगर कभी क्वेश्चन आए कि जैसे वैदिक सभ्यता जो है वहाँ के लोग मतलब किस धातु से अनभिज्ञ थे, तो वो चांदी उसके ऑप्शन में आ जाएगा, क्योंकि लोहा अगर बात करें वैदिक सभ्यता दो पार्ट में डिवाइड है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में ये डिफरेंस है कि लोहे की जानकारी में अगर पूरे वैदिक काल की बात करें किस चीज धातु से अनभिज्ञ हैं, तो वो चांदी से अनभिज्ञ थे। ठीक है, चांदी का ज्ञान उन्हें नहीं था। कुंभकारी को कुलाल बोला जाता था, बढ़ाई को तक्ष बोलते थे, और अश्विनी जो है ना वो एक चिकित्सा या फिर एक चिकित्सक के रूप में आप उनको उनकी बात कर सकते हैं। ठीक है, चिकित्सा के देवता कुछ भी बोल लीजिए अश्विनी को, तो वो चीज़ें वहाँ पे थी। आगे बात करते हैं। व्यापार वाणिज्य की अगर बात कर रहे हैं तो व्यापार वाणिज्य में वो लोग व्यापार जो किस किस चीज़ का करते थे, तो उनके लिए कपड़ा व्यापार हो गया, चादर का व्यापार करते थे, साल का, या फिर जो पशुओं की खाल होती है चर्म का व्यापार करते थे। जो पड़ी नामक एक चोर था जो मतलब पशुओं को चुराता था, तो ये हमें मतलब ये स्टोरी थी कि मतलब पशुओं को चुराता था, क्योंकि पशुओं के अंदर हमें कीमत बहुत मतलब कीमत क्या थी, वो क्रय विक्रय में उनका प्रयोग होता था। तो ये होता था कि मतलब वो अगर एक पुत्र मांग रहे हैं तो साथ में ये भी बोलते थे कि मुझे एक पुत्र 50 गाय। भगवान से अगर किसी देवी देवता थे वो मांग करते थे तो वो ये बोलते थे मुझे एक पुत्र और 50 गाय भगवान दे दीजिए। तो वो मतलब समझ लो मतलब ये था कि पशुओं का कितना महत्व है, आप ये सोच सकते हैं कि मतलब पुत्र के साथ वो पशुओं को मांग रहे हैं या फिर गाय को मांग रहे हैं, आप कुछ भी बोल लीजिए। तो वो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। शतपथ ब्राह्मण में भी जो वात्स्यनेयी में इस चीज़ का उल्लेख हमें मिलता है कि जो पड़ी नामक एक चोर था वो मतलब गायों को चुराता था। ठीक है, अगर पूछे कि पड़ी कौन था तो वो चोर था। ठीक है, और उधर बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है तो श्रेष्ठिन और श्रेष्ठया व्यापारियों के लिए प्रयुक्त होता था। जो व्यापारियों के लिए जो शब्द प्रयोग होता था वो श्रेष्ठिन और श्रेष्ठ, मतलब ये दो शब्द का प्रयोग होता था व्यापारियों के लिए।
आगे बात करते हैं विनिमय के साधन उनके पास कौन कौन से थे। अगर हम लोग विनिमय के साधन की बात करें तो विनिमय के साधन में वो लोग मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे। हमने बात करी मुद्रा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते थे। मुद्रा की जगह वो लोग वस्तु का या फिर पशुओं का प्रयोग करते थे। और विनिमय प्रणाली में उनके लिए घोड़ा हो गया, गाय और निष्क आज चीज़ें उनके पास थी जिनका वो प्रयोग करके अपना मतलब जो भी है खाने पीने का जो भी चीज़ें हैं, जैसे किसी के पास गेहूं है, किसी के पास जौ है, किसी के पास चावल है, कुछ भी चीज़ें हैं वो आपस में मतलब सामान मतलब वस्तु टू वस्तु मतलब ये चीज़ें कन्वर्ट करते थे और उनको अदला बदली कर लेते थे। ये चीज़ें थी। अगर परिवहन के उसमें देखें तो जो मतलब घोड़े का हो गया, बैल का हो गया, तो आदि चीज़ों का प्रयोग करते थे। इसमें इक्का गाड़ी हो जाएगी जो बैल जो होती है जो घोड़े से चलती है, और जो बैलगाड़ी वो बैल से चलती है। तो ये चीज़ का हमें साफ साफ चीज़ देखने को मिलता है। निष्क एक प्रमुख इकाई या फिर एक था, अब उसकी बात कर लीजिए। क्रिस्ताल हो गया। तो जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो आज से ख़त्म हो रही है। तो आज के लिए इतना ही था। तो वैदिक सभ्यता हमारी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो अब हम जो इसकी मतलब सांस्कृतिक स्थितियाँ वगैरह जो चीज़ें हैं वो हम लोग अगर ये कह लीजिए ना कि मतलब एक अभी हम लोगों ने एक पॉलिटिकल व्यू देखा है पूरा कि मतलब एक ऐसे देख लिए। अब हम लोग इसका अगर सांस्कृतिक व्यू अगर बात करें तो मतलब जो इसका मतलब एक भक्ति वाला पार्ट होता है, धार्मिक पार्ट होता है। तो अभी हम लोग धार्मिक पार्ट पे उतना नहीं गए। इसके बाद हम लोग धार्मिक पार्ट पे जब स्टार्ट करेंगे तो धार्मिक पार्ट हम लोग पूरा देखेंगे। वैदिक सभ्यता से या फिर जैन हो गया, फिर जब हम लोग जैन बौद्ध पढ़ना स्टार्ट करेंगे महाजनपद खत्म करने के बाद, तो उसके बाद हम लोग इसका सांस्कृतिक पार्ट भी देख लेंगे। 1-2 लेक्चर का होगा सांस्कृतिक इसका पार्ट, और वो देखने के साथ साथ हम लोग जैन बौद्ध को भी कवर कर लेंगे। लगभग 4-5 वीडियो वो कवर हो जाएगा। और एंशिएंट लगभग 15-20 या 1 महीना में 1 महीना लगेगा कवर हो जाएगी एंशिएंट। तो वीडियो अगर आपको जैसी भी लगी हो तो आप अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कुछ आपको मतलब कुछ गलत लग रहा हो या फिर कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये ऐसा नहीं था, तो उसमें उसको आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो अगर सही होगा तो हम उसमें सुधार करेंगे। अगर नहीं होता है सही तो हम मतलब और अच्छे से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।